डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 9th के अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए? 1875, 1885, 1895 या 1905? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पहाड़ों में घुमंतू चरवाहे, उनकी आवाजाही। इसके अलावा जितनी भी घुमंतू प्रकार की और प्रजातियां थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं घुमंतू क्या होते हैं। वे लोग जो जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, वे घुमंतू कहलाते हैं। फिर हम ये जानते हैं कि चरवाहे क्या होते हैं। वो लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें चरवाहे कहते थे। अब आता है घुमंतू चरवाहा। वे लोग जो मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उन्हें हम घुमंतू चरवाहा कहते हैं। और भाबर गढ़वाल और कुमायूं के जो पहाड़ी इलाकों के निचले आसपास के एरिया थे, उनमें जो सूखे जंगल को जो होते थे, उन्हें हम भाबर कहते थे। बुग्याल किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों में स्थित जो घास के मैदान हैं, उन्हें हम बुग्याल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत और जम्मू कश्मीर में जब जो घुमंतू लोग थे, उनके भ्रमण के क्या कारण थे? घुमंतुओं के भ्रमण का प्रमुख कारण था कि वहाँ पे साल भर उगने वाली फसल के क्षेत्र की कमी थी। इसके साथ साथ मवेशियों के लिए चारा और पानी की खोज कम जगह पे मिलती थी। हम देखेंगे कि मौसम की दशाओं से बदलने के लिए मवेशियों को बचाने के लिए उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने के लिए, अपने व्यापार में काम करने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। औपनिवेशिक काल में घुमंतू के जीवन में अनेक प्रकार के प्रभाव आए थे। हम ये देखेंगे उनके जीवन में अनेक परिवर्तन भी आए थे। जब भूमिकर बढ़ने लगा था, तो चारागाहों का कृषि भूमि में बदलना एक आम बात हो गई थी। इस कानूनों के द्वारा वर्णों का वर्गीकरण हुआ और इनमें जनजातीय नियम भी लागू किए गए थे। आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक, व्यापार, यहाँ तक कि जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया गया था। इसका क्या प्रभाव हुआ? इसका यह प्रभाव हुआ, हमने देखा कि मवेशियों की जो संख्या थी वह लगातार कम होती चली गई। आवाजाही पर रोक लग गई और परमिट के बिना आने जाने पर जुर्माना लग गया था। इसके साथ साथ पुलिस की निगरानी रहती थी और परमिट जारी करना बहुत आवश्यक हो गया था। प्रत्येक समूह को मवेशियों के आधार पर ही पास जारी किया जाता था। और इसके साथ साथ जो ये टैक्स व्यवस्था थी, उससे उनके जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आ गई थी। हम देखेंगे कि पहाड़ों में घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही किस प्रकार से प्रभावित हुई थी या उस पर क्या प्रभाव पड़े थे। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। समय बीतता गया, वह यहीं बस गए और सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। ठंड के समय में ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती थी, तो वह पहाड़ों से नीचे आकर डेरा डाल लेते थे। और ठंड के समय निचले हिस्से में मिलने वाली झाड़ियों से उनके जानवरों के लिए चारा बन जाता था। और जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होती थी, जब बर्फ़ की मोटी चादरें पिघलती थीं और चारों तरफ हरियाली हो जाती थी, तब उससे यहाँ उगने वाले घासों से मवेशियों का पेट भर जाता था और उनकी खाना पूर्ति हो जाती थी। फिर हम देखेंगे गद्दी चारवाहों की आवाजाही के बारे में। पास के ही पहाड़ों में चारवाहों का एक समूह और रहता था, जिसे हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को गद्दी कहा जाता था। यह लोग भी मौसम के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरीके से सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। अप्रैल आते आते उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ ये स्पीति में बिताते थे। सितंबर माह तक वह दोबारा स्पीति के गांव में कुछ समय के लिए रुकते और फिर वापस अपनी जगह पर वापस आ जाते थे। फिर हम देखेंगे पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों में घुमंतू चारवाहे और उनकी आवाजाही के बारे में। चारवाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं होते थे, इसके साथ साथ वह अन्य इन सभी जगहों में भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सबसे पहले हम जानेंगे धंगर के बारे में। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चारवाहा समुदाय था। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग
5 लाख के बराबर थी। उनमें से अधिकतर चरवाहे कुछ कंबल तथा चादर भी बनाते थे और कुछ लोग भैंसे भी पालते थे। बरसात के दिनों में ये महाराष्ट्र के मध्य पंडालों में रहते थे। यहाँ एक ऐसा इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था। अक्टूबर के आसपास धंगर बंजारे बाजरे की कटाई करते थे और महीने भर पैदल चलने वाले कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डालते थे। जिस समय वे कोंकण पहुंचते थे उस समय वहां के किसान खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए उपजाऊ बनाते थे। बारिश शुरू होते हुए धंगर तटीय इलाके छोड़ के सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि उनकी जो भेड़ वह मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर हम देखते हैं बंजारा जनजाति के बारे में। यह चारवाहों में एक जाना पहचाना नाम है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में पाए जाते हैं। ये बहुत दूर दूर तक जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों के खेत जोतते थे और जानवर और दूसरी चीजें भी इन्हें बेचते थे। औपनिवेशिक शासन में चारवाहों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चारवाहों के जीवन में कई बदलाव आए थे। उनका इधर उधर जाने पर पाबंदी लगा दी गई और उनसे लगान भी बहुत ज़्यादा वसूला जाने लगा और इसमें लगातार वृद्धि की जा रही थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेज अफसर चारगाहों की खेती में तब्दीली करना चाहते थे। वह जमीन से मिलने वाले लगान और उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत तक। जैसे जैसे खेती का क्षेत्रफल बढ़ता था उसकी आय में भी बढ़ोतरी होती थी। इतना ही नहीं, कपास, गेहूं और अन्य चीज़ों में भी इजाफा मिलता था जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब अंग्रेजी अफसरों को यह समझ में आया कि जब खेती की ज़मीन का कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ना लगान मिल रहा है ना ही उपज हो रही है, तो वह ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे और ऐसी ज़मीन की खेती को बनाने के लिए वह खेती लायक बनाने के लिए ज़रूरी समझते थे। इसलिए उन्होंने भूमि विकास के कई नियम बनाए थे। फिर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते देश के अलग अलग प्रांत में अलग अलग वन अधिनियम पारित किए गए। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। यहाँ पर देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ियाँ पैदा होती थी और जंगलों में सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि चारवाहों के घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इनके कुछ परंपरागत अधिकार इन्हें दिए गए थे, लेकिन उनका आने जाने पर बंदिशें लगा दी गई थी। इससे उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आया। अब उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया जाने लगा। जो उनकी मवेशियों के लिए एक बहुमूल्य चारा का जो स्रोत था वह उनसे छीन लिया गया था। उन पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाती थी और जंगलों में दाखिला होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। फिर हम देखेंगे कि अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को बहुत शक की नज़र से देखते थे और इन्हें अपराधी मानते थे। 1871 में सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत व्यापारी और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजाति अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया और उनको बिना परमिट आने जाने पर रोक लगा दी गई। फिर हम यह देखते हैं कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव तरीका अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान किया। देश के ज़्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स भी लागू कर दिया गया था। प्रत्येक मवेशी की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था भी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। किसी भी चारगाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पहले टैक्स अदा करना पड़ता था और चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं, किसका कितना टैक्स चुकाना है, यह भी सरकार निश्चित करती थी और इन बातों को दर्ज भी किया जाता था। हम देखेंगे कि इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। बुरी तरीके से इनकी ज़िंदगी प्रभावित हो गई थी, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से उनको चारगाहों की कमी पैदा हो गई थी। चारगाह खेती में बदलने लगे तो बचे कुछ चारगाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी और जानवरों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारगाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा और फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। जब हमने देखा कि जब अकाल की स्थिति आई तब जानवर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और भूखे होने लगे, जिससे उनकी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। फिर हम देखेंगे चरवाहों ने इन बदलावों का कैसे सामना किया।
कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। बहुत सारे चरवाहे नई नई जगह ढूंढने लगे जहां उन पर ये नियम लागू नहीं होते थे। अब उन्होंने जानवरों को चराने के लिए एक नई जगह ढूंढनी थी। अब वह हरियाणा के क्षेत्र में जाने लगे जहां कटाई के बाद जो खाली पड़े मवेशी होते थे, जो खाली पड़े खेत होते थे, उनमें वह अपने मवेशियों को चरा सकते थे। समय गुजरने के साथ साथ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उनमें से कुछ लोगों ने नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वह ब्याज पर पैसे लेके अपना दिन काटने लगे। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन किस प्रकार था और उसका क्या प्रभाव पड़ा था। अफ्रीका विश्व के देहाती आबादी का लगभग आधा हिस्सा था। वहाँ 22 मिलियन से ज़्यादा अफ्रीकी पशु पालन पर ही निर्भर करते थे। समुदाय में बेडूइन्स, बर्बरस, मसाई, सोमाली, बोरन और तुर्काना शामिल थे। यह अधिकांश अर्धशुष्क या शुष्क रेगिस्तान में रहते थे। यह लोग दूध, मांस व पशु की त्वचा और ऊन बेचते थे और व्यापार और परिवहन द्वारा ही पैसे कमाते थे। यह इनकी जीविका का एक मुख्य अंग होता था। मसाई का मानना था कि फसल की खेती के लिए भूमि प्रारंभ से ही प्रकृति की अपराध है। मसाई चराई भूमि का नुकसान देखते थे। यह लोग नॉर्थ तंजानिया के स्टेप से नॉर्थ कोरिया तक के फैले हुए लोग रहते थे। फिर हम देखेंगे कि चारगाहों का क्या हुआ। 1855 में ब्रिटिश मसाई लैंड को ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंजानिया 1961 में स्वतंत्र हुआ और 1964 में तंजानिया बनने के बाद जंजीबार के साथ मिलकर इन दोनों को बांट दिया गया था। सफ़ेद बस्तियों और मसाई द्वारा सर्वश्रेष्ठ भूमि को साउथ केन्या और नॉर्थ तंजानिया के छोटे क्षेत्र में ढकेल दिया गया और लगभग 60% पूर्व औपनिवेशिक भूमि में बदल दिया गया था। फिर हम देखेंगे कि इस समय सरहदों पे क्या असर पड़ा, उनकी सीमाओं पे क्या असर पड़ा। खेती के साथ साथ जो चरगाह क्षेत्र की भूमि थी वह बदल गई, उसे खेती की भूमि में दिया गया। चराई जमीन खेल के भंडार में बदल गई, जिसे मसाई मारा और केन्या में शुम्बरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क पशुचारण के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर इन जो चरवाहे थे उनको वहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जानवरों के शिकार या चराऊ भी या उनको वहाँ पे वो चरा भी नहीं सकते थे। औपनिवेशिक सरकार ने आंदोलन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लोगों को विशेष प्रकार के भंडार के अंदर रहने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें सफ़ेद क्षेत्रों में बाजारों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और वह व्यापार में भी भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन हम यह देखेंगे कि सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। जैसे जैसे ये मसाई समुदाय था जिस पर ये जो विभाजन हुआ था, उसका सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा था। उसके जो बड़े थे उनको योद्धाओं में विभाजित किया गया। बुजुर्गों ने सत्तारूढ़ समूह का गठन किया और समुदायों के मामलों में निर्णय लेने और विवादों के निपटान के लिए काउंसिल का निर्माण किया। योद्धाओं ने जनजाति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार युवा लोग शामिल थे। उन्होंने समुदाय और संगठित पशु छापे का बचाव किया। अच्छा, हम देखेंगे कि उन्होंने योद्धा बनने के लिए उनके साथ एक प्रकार का अनुष्ठान होता था जो 4 महीने के तक चलता था, जिसमें वो उन्हें पूरे खंड के क्षेत्र में यात्रा करनी होती थी और यह एक ऐसी घटना के साथ समाप्त होता था जहां वे घर चले जाते थे और उनके साथ घुमक्कड़ के रवैये के साथ प्रवेश करते थे। ये वॉरियर्स होते थे वह पारंपरिक गहरे लाल रंग के कपड़े पहनते थे और चमकीले इनकी जो ज्वेलरी होती थी वह पहनते थे। यह लगभग 5 फुट के होते थे और इनकी जो इनकी जो रंगत होती थी वह गहरी रंग की होती थी। वृद्धों और योद्धाओं के बीच में पारंपरिक जो अंतर था उससे जो लोग थे वह परेशान होते थे। फिर हम ये देखेंगे कि नामीबिया में, साउथ अफ्रीका में, कोकालोंड में चरवाहों और इनके बीच में जो विचार थे, उनके जो विचारात्मक आंदोलन थे, इनमें भी हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और ये जो क्षेत्र थे इनकी सीमाओं की नई प्रणाली के साथ इन्हें बंद कर दिया गया था। ये जो क्षेत्र थे वह क्षेत्रों के बीच में जो आंदोलन था वह बहुत सीमित था। पशुचारियों को दत्तक आंदोलन का रास्ता बदलना, मवेशियों को कम करना, नए क्षेत्रों में प्रवेश के अधिकार के लिए जो कानून बनाया गया था, सरकार पर राजनीतिक दबाव डालना, सब्सिडी और जल संसाधनों
की सही मांग करना। यह इनका एक प्रमुख वो मांग थी जो इन्होंने सरकार के सामने, जिस तरीके से उनकी औपनिवेशिक सरकार थी उनके सामने रखा था। हम इसमें आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मसाइलैंड के 2 हिस्से कब बनाए गए थे। तो इसका उत्तर है 1885। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।